नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स। दोस्तों द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स द हिंदू न्यूज़पेपर द्वारा साल के अंत में प्रकाशित एक स्पेशल एडिशन है। दोस्तों द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स के अंदर पिछले वर्ष की 100 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो कि वे महत्वपूर्ण घटनाएं पूरे साल को डिफाइन करती हैं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स 2022 को। दोस्तों इस डायरी ऑफ इवेंट्स के अंदर जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की 100 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है। इन घटनाओं के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, टेक्नोलॉजी में नए हुए विकास इन्वेंशंस और भी महत्वपूर्ण जो कि डेटाबेस हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिहाज से। दोस्तों द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों करंट अफेयर्स परीक्षाओं में कितना महत्वपूर्ण होता है वो चीज हमें बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब जानते हैं किसी भी परीक्षा के अंदर अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इसी सरदर्दी को दूर करने के लिए करंट अफेयर्स को अच्छे से पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को अच्छे से समराइज करने के लिए द हिंदू आपके लिए लेकर आया है द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स। तो दोस्तों आइए द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स जो 2022 है उसकी वर्ल्ड से रिलेटेड घटनाओं की चर्चा हम करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड से रिलेटेड घटनाओं में जो हम पहली घटना द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट से ले रहे हैं वह है दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध। दोस्तों हम रूस यूक्रेन युद्ध की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रूस यूक्रेन की युद्ध के साथ साथ वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए रूस यूक्रेन युद्ध को समझते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आखिर इन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्या क्या घटनाएं घटी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये जो रूस यूक्रेन युद्ध था वह 24 अक्टूबर 2022 को बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर आप ये प्रिंटिंग मिस्टेक ह्यूमन एरर के तौर पे मान सकते हैं कि ये 24 फरवरी 2022 को दोस्तों रूस ने यूक्रेन को एक युद्ध में इन्वॉल्व कर दिया, यानी कि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया, उसको इन्वेड कर दिया। दोस्तों रूस के जो राष्ट्रपति हैं अभी व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने इस हमले को एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा है और उन्होंने कहा है कि रूस की जनता द्वारा यह जो ऑपरेशन है, यह जो आक्रमण है, रूस की जनता द्वारा यूक्रेन को विसैन्यीकरण तथा गैर नाजीवाद का पाठ पढ़ाने के लिए यह मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है। दोस्तों इस घटना को डिफाइन करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है उसको वह रूस की जनता द्वारा यूक्रेन को गैर नाजीवाद का और विसैन्यीकरण का पाठ पढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है। दोस्तों 28 फरवरी 2022 को रूस के इस आक्रमण से युद्ध अपराध तथा मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जांच को प्रारंभ किया गया। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय स्थित है हेग में। कहां है? द हेग में। हेग दोस्तों कहां है? नीदरलैंड के अंदर। तो आपको याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय कहां है? हेग में स्थित है। और हेग कहां है? नीदरलैंड में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस युद्ध के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस आक्रमण के कारण यूक्रेन की 1/3 आबादी पड़ोसी देशों को पलायन करने पर मजबूर हो गई और 17,000 आम नागरिक अभी तक इस युद्ध में हताहत हुए। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वह लगभग मिड में प्रकाशित की गई, इस युद्ध के मिड में प्रकाशित हुई, यानी कि ये सितंबर अक्टूबर के आसपास की रिपोर्ट है, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने इस युद्ध के संबंध में ये कहा कि यूक्रेन की जो 1/3 आबादी है पड़ोसी देशों में पलायन कर गई है और 17,000 आम नागरिक इस युद्ध से हताहत हुए हैं। दोस्तों ये युद्ध का जो हालिया कंटेक्स्ट था वो मैंने चर्चा की और ये कंटेक्स्ट दोस्तों आपको द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट से लिया गया है, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये रहा मैंने संदर्भ ले लिया द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट से, लेकिन अब द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स में सिर्फ इतना ही 100 या 150 के अराउंड वर्ड्स के अंदर जो है इस घटना का उल्लेख किया गया था। लेकिन अब मैं अपनी तरफ से आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा रूस यूक्रेन घटना के संबंध में। दोस्तों
आइए देख लेते हैं कि यूक्रेन की जो भौगोलिक स्थिति है उसको, उसके बाद रूस की भी हम देखेंगे और एक एक करके इन विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम समझेंगे सबसे पहले यूक्रेन को, और यूक्रेन की बाउंड्रीज को हम मैप पे भी देखेंगे। इससे पहले थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी यूक्रेन के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद मैप देखते हैं। दोस्तों यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी जो सीमा है वह पूर्व में रूस से, उत्तर में बेलारूस से, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, और पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्डोवा तथा दक्षिण में काला सागर से मिलती है, और इसी के दक्षिण में ही अजोव सागर भी है। तो आपको याद रखना है कि यूक्रेन की बाउंड्री रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। तो दोस्तों आइए अब इसी को थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने यूक्रेन का मैप। आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे कि यूक्रेन के पूर्व दिशा में जो है, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, ये दोस्तों है रूस। क्या है? रूस। तो ये वाला हिस्सा जो है वह रूस का हिस्सा है, और यहीं से रूस ने एंट्री की थी यूक्रेन के अंदर जब इन्वेड किया था यूक्रेन को। दोस्तों यूक्रेन की अगर भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरेशिया के बिल्कुल बीच में स्थित है। इधर यूरोप और इधर रूस, और रूस की स्थिति दोस्तों यूरेशिया में लगभग स्थित है। आधा यूरोप में है रूस और आधा एशिया के अंदर है। दोस्तों यूक्रेन को देखेंगे तो यूक्रेन की बाउंड्री उत्तर में देखेंगे तो बेलारूस से, और इधर उत्तर पश्चिम में पोलैंड से, फिर पश्चिम में स्लोवाकिया से और हंगरी से, फिर दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो रोमानिया से। यहां आप देखते रहिए। और ये एक देश है इसका मोल्डोवा, जो कि रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। दोस्तों ये रहा आपका ब्लैक सी, काला सागर, जो कि यूक्रेन जो है काला सागर का एक तटवर्ती देश है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो पॉइंट मैं रख रहा हूं, रेड कलर का ये जो पॉइंट अभी ये मैं रख रहा हूं, ये है दोस्तों अजोव सागर, जो कि ब्लैक सी का ही उत्तर में एक विस्तार है। और इसी के पास दोस्तों ये जो लाइन मैंने खींची वह कर्च एक जलडमरू मध्य है, कर्च स्ट्रेट है। तो आपको इतना याद रखना है। यूक्रेन का मैप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि यूक्रेन की स्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों जो देख रहे हैं आप, ये है क्रीमिया प्रायद्वीप, जिसको 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। यह जो क्रीमिया जो है दोस्तों, ये यूक्रेन का हिस्सा था, और क्रीमिया जो है ब्लैक सी के अंदर ये पूरा स्थित है, आप देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं मेन चर्चा की तरफ। दोस्तों यूक्रेन को मैप पे देखने के बाद हम रूस को भी थोड़ा सा मैप पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध है, तो दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए थोड़ा सा हम रूस को समझते हैं कि रूस की भौगोलिक स्थिति क्या है और रूस किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों रूस से सीमा साझा करने वाले देशों में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं रूस को मैप में। दोस्तों ये मैप के अंदर जो आपको ये पूरा पीला वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये रूस का है। दोस्तों रूस दुनिया में सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के लिहाज से। ये देखिए, ये रहा रूस। मैंने आपको रूस दिखा दिया। रूस को क्लोजली भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोटा मोटा रूस की बाउंड्री कहां से कहां तक जाती है। दोस्तों ये हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये जहां मैं पेन चला रहा हूं, ये हिस्सा रूस का पहले अलास्का हुआ करता था, जो कि अब अमेरिका के पास है। अलास्का को रूस ने 1800 समथिंग में रूस अमेरिका को बेच दिया था। तो अलास्का तक इसकी बाउंड्री पूरब में आती है। और पश्चिम में दोस्तों ये आप देख रहे हैं एक देश नॉर्वे, तो नॉर्वे के साथ भी यहां पर रूस की बाउंड्री लगती है, और फिनलैंड से भी रूस टच होता है, और एस्टोनिया, लाटविया से भी टच होता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पे बेलारूस, फिर यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, मैंने पेन चला दिया था। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक देश है दोस्तों जॉर्जिया, और जॉर्जिया के बाद यहाँ पे है अजरबैजान।
ये भी रूस से टच होता है। और ये कजाकिस्तान आपको बड़ा सा दिख ही रहा है जो रूस से बाउंड्री शेयर कर रहा है। प्लस उसके बाद चीन यहाँ पे भी रूस से टच बाउंड्री शेयर कर रहा है और यहाँ पे काफी बड़ी बाउंड्री रूस के साथ चीन शेयर कर रहा है। दोस्तों रूस सोवियत संघ जब हुआ करता था 1991 से पहले, तो रूस बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में था। लेकिन 1991 के बाद रूस सोवियत संघ के पतन के बाद तकरीबन 15 छोटे छोटे देशों में बट गया। एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब रूस का ही एक समय पे सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों मंगोलिया जो है, यहाँ पे रूस और चीन के बीच एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और नॉर्थ कोरिया के साथ यहाँ पर रूस अपनी बाउंड्री थोड़ी सी शेयर करता है। और ये दोस्तों चीन की बाउंड्री है। तो आई होप आपको मैप के अंदर रूस समझ में आ गया होगा। तो आइए अब चलते हैं मुख्य चर्चा की तरफ। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मैप में रूस और यूक्रेन की स्थिति अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आइए अब मेन चीज जो प्रारंभ करते हैं, युद्ध का कारण। रूस और यूक्रेन के बीच इतने दिनों से जो युद्ध चल रहा है, आखिर इसकी जड़ें कहां कहां तक हैं और इसका कारण क्या है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये चीज समझाऊं, अब कारणों पे बात करें इससे पहले थोड़ा सा ना मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं और आपको लेके चलना चाहता हूं 1945 में, यानी कि 1939 से 45 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। और फिर आपको समझ में आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरह से उस घटना से आज का घटनाक्रम रिलेट होता है। दोस्तों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, जिसमें दो महत्वपूर्ण खेमे थे। एक मित्र राष्ट्रों का खेमा था, दूसरा धुरी राष्ट्रों का खेमा था। दोस्तों मित्र राष्ट्रों के अंदर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देश आ रहे थे और धुरी राष्ट्रों की खेमे में जापान, जर्मनी जैसे देश थे। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत होता है तो मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। दोस्तों मित्र राष्ट्रों की विजय जब होती है तो रूस यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका एक ही पाले में मित्र राष्ट्र की तरफ थे। अब जैसे ही दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो दुनिया के नक्शे पे जो दो ताकतवर देश बचते हैं वो यही दोनों होते हैं, सोवियत संघ आज का रूस और अमेरिका, यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज आपको दिखता है। दोस्तों इन दोनों देशों के देश लगभग बराबर की ताकत वाले उस समय हुआ करते थे और इन दोनों देशों के बीच एक जंग छिड़ी कि दुनिया का नेतृत्व करेगा कौन। ये रूस चाहता था कि एक साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत दुनिया मेरे नेतृत्व में चले और अमेरिका चाहता था कि एक पूंजीवादी विचारधारा के साथ दुनिया मेरे नेतृत्व में चले। इसी वैचारिक जंग को दोस्तों हम लोग शीत युद्ध का नाम देते हैं। दोस्तों शीत युद्ध में रूस और अमेरिका जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी उनकी और कभी वे एक दूसरे से डायरेक्ट लड़े ही नहीं, लेकिन फिर भी 1945 के बाद से लेकर 1991 तक, यानी कि सोवियत संघ के विभाजन तक, सोवियत संघ के पतन तक पूरी दुनिया में इन दोनों देशों के शीत युद्ध के कारण बहुत सारी खूनी लड़ाइयां लड़ी गई। दोस्तों शीत युद्ध का पतन होने के बाद, शीत युद्ध नहीं, सोवियत संघ का पतन होने के बाद रूस काफी जो सोवियत संघ था वो 15 देशों में बिखर गया। अब सोवियत संघ की जो विरासत थी वो मिली दोस्तों आज के वर्तमान रूस की, जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं। दोस्तों अब सोवियत संघ की लेगेसी को रूस मेंटेन करता है और रूस को जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर सोवियत संघ की जो परमानेंट मेंबर की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट थी वह रूस को ही मिल गई। दोस्तों वो जो शीत युद्ध की वैचारिक जंग थी वह आज भी कहीं न कहीं रूस और अमेरिका में चलती रहती है और वो जंग आज भी खत्म नहीं हुई। तो ये जो है जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि किस तरह से जो आज रूस और यूक्रेन का विवाद है ये बहुत पुराना है। दोस्तों 1959 में एक सैनिक संगठन या गठबंधन बनाया जाता है अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये यूरोपीय देशों को मिला करके एक सामूहिक संगठन बनाया गया है, जिसके अंदर ये कमिट किया जाता है कि अगर इसमें तकरीबन नेटो के अंदर, दोस्तों अभी हम नेटो को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, नेटो में 30 देश शामिल हैं और इसी नेटो की सदस्यता जो है वो हमारा यूक्रेन चाहता है
और यूक्रेन जब नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो का जो लीडर है वह अमेरिका है, तो अमेरिका अपनी मिसाइलें नाटो कंट्रीज में तैनात करता है, तो कहीं न कहीं रूस और यूक्रेन जो है एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिलती है तो कहीं न कहीं अमेरिकी मिसाइलों के जद में जो है रूस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आ जाएगा। इसलिए जो है और यूक्रेन जो है नाटो की मेंबरशिप चाहता है और रूस इसी मेंबरशिप का विरोध करता है। इसीलिए जो है यूक्रेन को रूस ने इन्वेड किया हुआ है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी है, और यूक्रेन जो है, यूक्रेन का रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन होना है, जो कि इस बफर जोन को रूस बनाए रहना चाहता है। क्योंकि रूस जब यूक्रेन क्या बोलते हैं बीच में आ जाता है तो रूस जो है डायरेक्टली जो है अपनी बाउंड्री जो है मतलब मुख्य यूरोप के साथ नहीं लगता, जबकि हालांकि एस्टोनिया और फिनलैंड वगैरह के साथ उसकी बाउंड्री लगती है, जबकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो रूस चाहता है कि ये बाउंड्री यूरोप और रूस के बीच बनी रहे। और दोस्तों नाटो की सदस्यता पाने का जो यूक्रेन का प्रयास है उसका भी जो है रूस विरोध कर रहा है। ये बात मैंने कहानी के अंदर आपको 2-4 मिनट में समझाई। और दोस्तों साथ ही इस युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि काला सागर क्षेत्र में रूस के हितों के साथ जो है रूस के हित जो है काला सागर क्षेत्र में है, इसलिए जो है रूस चाहता है कि इस एरिया पर मेरा दबदबा बना रहे। और साथ ही दोस्तों यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शन ही जो है दोस्तों वर्तमान युद्ध के प्रमुख कारण साबित होते हैं। दोस्तों यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा जो है वहां पर एक डोनबास रीजन है, जहां पर डोनेस्क और लुहांस्क नाम के 2 क्षेत्र हैं। वे क्षेत्र दोस्तों यूक्रेन से स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, और वहां पर रशियन जो है समर्थक अलगाववादी ग्रुप समय पर एक्टिव होता है, और रूस की जो आर्मी है उससे जंग करता है, और रूस से जो है ये क्षेत्र स्वायत्तता चाहता है। दोस्तों ये रहा युद्ध का कारण, आपको कारण समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ी सी और कुछ घटनाएं इसके रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड चर्चा करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं क्रीमिया संकट को। दोस्तों क्राइमिया जो है ये एक गणराज्य है जो कि आधिकारिक रूप से यूक्रेन का हिस्सा है। दोस्तों यह यूक्रेन के दक्षिण में फैले काला और अजोव सागर के बीच में एक प्रायद्वीप है। यूक्रेन जो क्रीमिया है वह काला सागर और अजोव सागर के बीच में एक प्रायद्वीप है। दोस्तों यह जो है रूस से पूर्व में एक सकरे जलडमरू मध्य जो कि कर्च जलडमरू मध्य है, कर्च जल संधि है, उससे अलग होता है। और दोस्तों 2014 में रूस ने इस पर आक्रमण करके इसे जीत लिया था। दोस्तों क्रीमिया जो है क्रीमिया के अंदर भी रूस के अलगाववादी समूह काम करते थे, और जब रूस को दिखी कि अब आदर्श स्थिति है क्रीमिया को इन्वेड करने की, तो 2014 में रूस क्रीमिया में गया और उस पर कब्जा कर लिया। आइए थोड़ा सा और चर्चा करेंगे मिन्स्क समझौते की। उससे पहले मैं चाहूंगा कि क्रीमिया एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूं। फिर भी मैंने पिछले मैप में आपको क्रीमिया दिखाया था, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्रीमिया को देखा होगा। फिर मैं क्रीमिया को एक बार आपको दिखा देता हूं। दोस्तों आपको ये पार्ट तो दिख ही रहा होगा, ये है क्रीमिया जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया। और क्रीमिया की स्थिति समझने के लिए आप देखेंगे कि यहां पर है आपका ये वाला हिस्सा रूस का है, और दोस्तों ये है अजोव सागर, और ये है आपका काला सागर। आप समझ सकते हैं कि काला सागर के अंदर ही जो है काला सागर के कोस्टल रीजन पे दोस्तों ये आपका यूक्रेन जो है वो क्राइमिया पड़ता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रीमिया रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अगर मान लीजिए क्रीमिया पर रूस का कब्जा है तो उसकी पूरी एक्सेस जो है ब्लैक सी के अंदर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपका ओडेसा, खेरसान, ये सब जो है यूक्रेन का हिस्सा है। तो दोस्तों यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, लेकिन अब 2014 के बाद से जो है यूक्रेन अब रशिया का जो है हिस्सा है, रशिया ने इसको जीत लिया है। अब दोस्तों चलते हैं एक और महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, वह है मिन्स्क समझौता। दोस्तों आइए देख लेते हैं मिन्स्क समझौते की और देखते हैं कि मिन्स्क समझौता है क्या। दोस्तों मिन्स्क जो है ये बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस दोस्तों यूक्रेन के उत्तर में
स्थित एक देश है, उसी की राजधानी है मिन्स्क। दोस्तों मिन्स्क समझौता दरअसल एक नहीं 2 समझौतों का एक श्रृंखला है, जो कि एक समझौता होता है 2014 में और दूसरा होता है 2015 में। दोस्तों ये जो मिन्स्क समझौता होता है वह डोनबास क्षेत्र में रूसी समर्थक अलगाववादी समूहों और यूक्रेन की सेना के बीच सशस्त्र संघर्ष के बाद इस क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए हुआ था। तो डोनबास क्षेत्र जो है आपको दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है, और डोनबास जो है दोस्तों यह यूक्रेन का एक जो है हिस्सा है। उसको मैं आपको मैप के अंदर थोड़ा सा दिखा देता हूं। दोस्तों ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये डोनबास रीजन है। डोनबास रीजन में ही दोस्तों 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको इस युद्ध के दौरान आपने बार बार इनकी चर्चा सुनी होगी, और ये क्षेत्र हैं दोस्तों लुहांस्क और डोनेस्क। ये दोनों क्षेत्रों की चर्चा आपने बार बार सुनी होगी। दोस्तों ये जो पूरा पिंक वाला रेड वाला जो हिस्सा मैं पेन से कर रहा हूं पॉइंट आउट, ये जो है आपको ये बताता है कि रशियन ट्रूप्स ने कहां पर आक्रमण किया था। ये हिस्सा रशिया का है और ये यूक्रेन का। तो यूक्रेन का ये भाग है डोनेस्क लुहांस्क वगैरह, और यहाँ पर यूक्रेनियन सेना और रशियन सेना यहाँ पर आकर लड़ाई इनकी शुरू हुई थी, और इस क्षेत्र में जो है कब्जा सबसे पहले रूस ने जमाना शुरू किया था। दोस्तों इसमें छोटे छोटे कुछ नाम आपको दिखेंगे, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और इनकी चर्चा भी मैं जो है डिस्कशन के अंदर करूंगा। दोस्तों यहां पर आपको कुछ क्षेत्र दिख रहा होगा, इरेज कर दूं पहले मैं। ये आपको दिख रहा है मरियोपोल। ये आप याद रखना कि अजोव सागर का तटवर्ती एक शहर है मरियोपोल, जो कि यूक्रेन का शहर है। और बेर्डिनास्क ये भी एक बंदरगाह शहर है यूक्रेन का, जो कि सियाफ अजोव का तटवर्ती देश है। दोस्तों ये मेलिटोपोल, इसको भी आप याद रखना। और ये नोवाखरोस्का, ऐसे कुछ इनके रशियन नाम होते हैं, ये आप याद रखना। और खेरसान, यहाँ पे आपको खेरसान दिख रहा है। और ये रहा यूक्रेन का एक ओडेसा, जो कि काला सागर का तटवर्ती जो है एक सिटी है यूक्रेन की, ये आपको याद रखना है। और डोनेस्क और लुहांस्क जो है ये दोनों डोनबास जो रीजन है, ये जो है ये दिख रहा है आपको डोनबास रीजन। यहाँ पे जो है ये डोनबास, इसी का हिस्सा है दोनों। कौन? डोनेस्क और लुहांस्क। डोनबास रीजन पूरा डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बनता है। तो आई होप आपको छोटे छोटे जो ये क्षेत्र थे वो समझ में आए होंगे। आइए अब चलते हैं मेन चर्चा की तरफ। दोस्तों आई होप आपको मिन्स्क समझौता अच्छे से समझ आया होगा। अब रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, काला सागर यानी कि ब्लैक सी। ब्लैक सी हम लोग देखेंगे, और ब्लैक सी को अगर हम एक बार मैप के अंदर देख लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ब्लैक सी की आइए थोड़ी सी मैप पे लोकेशन जो है देखते हैं। काला सागर की लोकेशन मैप के अंदर आइए थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों इस मैप के अंदर आपको काला सागर दिख रहा होगा। सॉरी, पेन जो है रेड लेना पड़ेगा, रेड पेन बहुत काम की होती है। ये रेड पेन से जो है स्थिति दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों ये आपका ब्लैक सी है यानी कि काला सागर। काला सागर के तटवर्ती देश हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों काला सागर के तटवर्ती देशों में आपको रोमेनिया समझ आएगा, बुल्गारिया समझ आएगा, और ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है तुर्की का काला सागर को घेरे हुए है। और दोस्तों इधर पूर्व से वो जॉर्जिया, और इधर आपका ये वाला हिस्सा रूस का है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है यूक्रेन, और ये आपका क्रीमिया प्रायद्वीप, यहाँ पर कर्च जल संधि, और ये जो हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, ये जहां मैं इरेज कर रहा हूं, ये दोस्तों ये वाला अजोव सागर है। ये चीज आपको याद रखनी है कि अजोव सागर अगर पूछेगा कि किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको याद रखना है कि अजोव सागर को सिर्फ इतना बताना है कि अजोव सागर यूक्रेन और रूस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, प्लस क्रीमिया प्रायद्वीप के साथ
अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो क्रीमिया प्रायद्वीप, यूक्रेन और रूस, आपको याद रखना है कि ये तीनों मिलकर के अजोव सागर को घेरे हुए हैं। तो आई होप आपको काला सागर और काला सागर की स्थिति आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों अब मैप देखने के बाद काला सागर के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आइए काला सागर के बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों काला सागर के सीमावर्ती देशों में आपने देखा कि यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया थे। काला सागर को दोस्तों यूक्रेन सागर के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है दक्षिण में पोंटिक, पूर्व में काकेसस और उत्तर में क्रीमियन पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो आपने देखा उसमें कि क्रीमिया जो है काला सागर के उत्तर में है, तो क्रीमियन जो पर्वतमाला है वह काला सागर के उत्तर में आएगी। दोस्तों जो अजोव सागर मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया, वह अजोव सागर जो है काला सागर का ही उत्तरी विस्तार है, जो कि कर्च जल डमरू मध्य द्वारा काला सागर से अलग होता है। तो कर्च जल डमरू मध्य अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अजोव सागर और काला सागर को जोड़ता है कौन? कर्च जल डमरू मध्य या कर्च स्ट्रेट। दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर काला सागर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको याद कैसे रहेगा कि काला सागर के जो आसपास बाउंड्री शेयर करते हुए देश थे, उन देशों का नाम क्या है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों काला सागर को याद करने की। उस ट्रिक का नाम है दोस्तों टी बर्गर। क्या नाम है? टी यानी कि चाय, और बर्गर तो आप लगभग लोग खाते होंगे। तो टी बर्गर जो है अगर आप याद रखेंगे तो आपको काला सागर की बाउंड्री शेयर करने वाले देश आपको अच्छे तरह से तैयार हो जाएंगे। टी का मतलब दोस्तों तुर्की से लगा सकते हैं, बी का बुल्गारिया से, तो ये टी से तुर्की हो गया। आपको याद रखना है कि टी से क्या हो गया? तुर्की। टी से हो गया आपका तुर्की, और अब बर्गर शुरू है। बर्गर में बी से बुल्गारिया, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से एक रोमेनिया। तो आपको याद रखना है टी बर्गर। चाय और बर्गर अगर आप याद रखेंगे तो काला सागर आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो काला सागर से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा मैप वाला और लोकेशन बताने के लिए और बॉर्डर कंट्रीज बताने के लिए, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टी बर्गर, चाय और बर्गर खाते रहिए और चाय बर्गर को आप याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अब जो है आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये डिस्कशन, क्योंकि यूपीएससी के अंदर कई सालों से एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि वह चर्चा में रहे महत्वपूर्ण स्थानों को जानने की कोशिश करता है आपसे, उनकी मैप के अंदर लोकेशन आपसे जानने की कोशिश यूपीएससी या और भी कई आयोग करते रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो महत्वपूर्ण नाम चर्चा में रहे, जगहों के नाम चर्चा में रहे, उसको देख लेते हैं। दोस्तों पहला है डोनबास क्षेत्र। डोनबास क्षेत्र आपको मैंने दिखाया कि दक्षिण में इसके लुहांस्क है और इसके उत्तर में दोस्तों डोनेस्क है। तो डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर के डोनबास क्षेत्र बनता है, जिसके लिए दोस्तों मिन्स्क समझौता हुआ था। जब डोनबास क्षेत्र में रूस के अलगाववादी समूहों ने और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई हुई थी, उसको लड़ाई को बंद करने के लिए, डोनबास क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में मिन्स्क समझौता हुआ था। और मिन्स्क समझौता दो समझौता था, एक 2014 में हुआ, एक 2015 में हुआ। और मिन्स्क समझौते का वायलेशन 2022 में फरवरी को एक बार फिर रूस ने कर दिया। दोस्तों दूसरे कीव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। खार्किव ये भी यूक्रेन का शहर है। मरियोपोल ये भी यूक्रेन का शहर है, जो कि अजोव सागर का एक तटवर्ती शहर है। दोस्तों सेवोस्तोपोल एक बंदरगाह है। सेवोस्तोपोल ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये सेवोस्तोपोल जो है वह क्रीमिया में है, और क्रीमिया के दक्षिणी हिस्से में और काला सागर के बिल्कुल तट पर है सेवोस्तोपोल। और सेवोस्तोपोल की लोकेशन मैंने आपको मैप के अंदर दिखाई हुई है, इसी वीडियो में आप ध्यान से थोड़ा देखें तो आपको समझ आएगा। दोस्तों सेवोस्तोपोल क्रीमिया का हिस्सा है, जो कि काला सागर के तट पर है। खेरसान ये भी यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण शहर है। जपोर्जिए ये भी यूक्रेन का महत्वपूर्ण शहर है। और ओडेसा जो कि काला सागर का एक तटवर्ती क्षेत्र है, यूक्रेन का एक शहर है ओडेसा। और दोस्तों माइकोलाइव ये भी यूक्रेन का शहर है। पोल्टवा ये भी यूक्रेन का शहर है। और मिकोलाव ये भी यूक्रेन का ही एक शहर है। क्योंकि दोस्तों
रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए या उसको सबक सिखाने के लिए क्यों वो कर रहा है वो वही जाने। लेकिन मैंने आपको इसके कारणों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध आखिर हो क्यों रहा है। तो रूस जो है जब यूक्रेन में युद्ध कर रहा है तो यूक्रेन के जो जगह है, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, वो आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये लोकेशंस को कम से कम आप अच्छे से याद रखना, और हो सके तो इस पेज का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। वो भी हथियार आपके लिए परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग किए हुए कुछ महत्वपूर्ण हथियार और या चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण हथियार देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, पहला जो हथियार है वह किंझाल मिसाइल है, जो कि एक परमाणु शक्ति संपन्न मिसाइल है, और यह हवा से लॉन्च की जाने वाली एक मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से गति करती है। और दोस्तों, किंझाल मिसाइल के साथ ही एक और मिसाइल है क्रूज मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल। ये भी रूस द्वारा निर्मित मिसाइल है, और ये किंझाल और जिरकॉन जो है दोनों रूस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। और इन मिसाइलों का रूस और यूक्रेन युद्ध के अंदर इस्तेमाल होना मतलब बहुत बड़ी बात है। हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाले हथियार अभी बहुत कम देशों के पास है। चीन जरूर दावा करता है कि उसके पास हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइलें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से चल सकती हैं। और अभी भारत ने भी HSDV नाम से एक जो है परीक्षण किया है। वह जो है यूक्रेन जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उसको बनाने के लिए प्रथम चरण माना जा रहा है। दोस्तों, अगला जो हथियार यूज हुआ रूस यूक्रेन युद्ध में वह है ये TB2 ड्रोन है, बायरख्तार ड्रोन है। यह जो है तुर्की द्वारा निर्मित एक ड्रोन है। दोस्तों, इसका प्रयोग जो है यूक्रेन ने किया तो रशिया के खिलाफ, और अप्रैल 2022 में बख्तियार ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने काला सागर में खड़े एक रूसी वॉरशिप जिसका नाम था मस्कोवा, उसको यूक्रेन की सेना ने डुबो दिया। और किस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था उसमें? बायरख्तार ड्रोन, जिसको TB2 ड्रोन भी बोलते हैं। तो TB2 ड्रोन, बायरख्तार ड्रोन आपको याद रखना है। इसी का इस्तेमाल करके रूस का एक बहुत महत्वपूर्ण वॉरशिप था मस्कोवा, उसको डुबोया गया था। आइए देखते हैं अब अगला हथियार कौन सा है। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण हथियार है आपका, वह हथियार का नाम है कामाकाजी ड्रोन। दोस्तों, कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए किया, और यह ड्रोन जो है दोस्तों ईरान द्वारा रूस को उपलब्ध कराया गया था। तो कामाकाजी ड्रोन किसका है? ईरान का। ईरान ने दिया रूस को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो कामाकाजी ड्रोन को भी आप याद रखना। दोस्तों, एक अगला हथियार है अब्राहम टैंक। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर युद्ध के ही दौरान छुपते छुपाते निकल गए थे, वहां पर अमेरिका ने यूक्रेन को एक बहुत बड़ा सुरक्षा पैकेज देने की बात की, इस पर सहमति जताई। उसी सुरक्षा पैकेज का एक रूप है आपका अब्राहम टैंक, जो कि अमेरिकन टैंक है। और यह दोस्तों 31 की संख्या में यूक्रेन को सुरक्षा पैकेज के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब्राहम M1 टैंक आपको याद रखना है, यह अमेरिका का टैंक है और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन को सुरक्षा पैकेज के रूप में दिया जा रहा है। दोस्तों, अगला हथियार है हमारा लियोपोर्ड टैंक या फिर लेपर्ड 2 टैंक। लियोपोर्ड टैंक दोस्तों जर्मनी का एक टैंक है जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। तो लियोपोर्ड टैंक या लेपर्ड 2 टैंक दोस्तों ये जर्मनी का टैंक है, आपको याद रखना है। दोस्तों, इसी कड़ी में जो अगला हथियार है वह है चैलेंजर 2 टैंक। चैलेंजर 2 टैंक दोस्तों ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन जो है यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए चैलेंजर 2 टैंक दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि चैलेंजर 2 टैंक जो है वह ब्रिटेन का टैंक है, जो कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, अगला टैंक का नाम है T-72M1 टैंक। दोस्तों, T-72M1 टैंक जो है वो पोलैंड का टैंक है, जो कि एक सोवियत दौर का टैंक है, सोवियत संघ के दौर का टैंक है। और यह टैंक जो है यूक्रेन को सेना में आमतौर पर देखा ही जाता है। तो T-72M1 टैंक जो है यूक्रेन के पास भी है, ये आपको याद रखना है। और पोलैंड ने भी मदद के तौर पर इसी टैंक को यूक्रेन को दिया है। दोस्तों, अगला जो सिस्टम है
अगला जो हथियार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों यह मिसाइल प्रणाली है पेट्रियाट। पेट्रियाट मिसाइल प्रणाली अमेरिका का एक मिसाइल प्रणाली है जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों को कैरी करता है, और ये एक दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है। आपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के नाम को सुना होगा, जो कि भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। उसकी जो रेंज है दोस्तों वो कम है, इससे बहुत ज्यादा कम है पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम से। लेकिन जो है पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम आकाश मिसाइल सिस्टम की जो है उसी अवधारणा पर ये दोनों काम करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सुरक्षा पैकेज के रूप में ही यूक्रेन को अमेरिका जो है पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम देने की बात कर रहा है, जिससे पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम जो है रूस की मिसाइलों को ट्रैक करके उनको जो है मार गिरा सके। दोस्तों तो ये रहे जो महत्वपूर्ण हथियार रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर इस्तेमाल हुए हैं या होने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफेंस सेक्टर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते थे, इसलिए मैंने चर्चा की यहाँ पर। दोस्तों अगली जो घटना है वह एक जो है संगठन है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वह इस संगठन की भूमिका इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन सा संगठन है। दोस्तों नेटो, जो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तात्कालीन कारण रूस यूक्रेन युद्ध का अगर देखें तो नेटो जो संगठन है उसी में सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन, उसी बात का विरोध कर रहा है रूस। तो आइए देख लेते हैं नेटो को। दोस्तों नेटो की जो स्थापना है वह 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह ब्राजील जो बेल्जियम है वहां पर, बेल्जियम का में एक जगह है ब्रुसेल्स, वहां पर जो है नेटो का मुख्यालय है। दोस्तों नेटो जो है एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की संधि है जिसमें सदस्य देशों द्वारा बाहरी आक्रमण के खिलाफ सामूहिक सहयोग की व्यवस्था अपनाई गई है। यानी कि दोस्तों नेटो में जो देश शामिल हो जाएगा उस देश को इस बात की सुरक्षा मिल जाएगी कि अगर उस देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो उसके बचाव में नेटो के जितने भी सदस्य देश हैं वे सब उतर आएंगे। दोस्तों जो यूक्रेन है वह नाटो की सदस्यता चाहता है, नेटो की सदस्यता चाहता है, इसीलिए जो है रूस जो है यूक्रेन पर युद्ध थोपे हुए है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन को जो है नेटो की मेंबरशिप मिले। दोस्तों नेटो के अंदर कुल 30 सदस्य देश हैं। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई है, और लगे हाथ जो है स्वीडन और फिनलैंड को भी रशिया ने धमकी दी है कि भैया तुम तो हमारे बॉर्डर कंट्रीज हो, अगर नेटो के अंदर शामिल हुए तो ध्यान रखना कि तुम्हारा वही हाल होगा जो आज यूक्रेन का हम कर रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम को आइए समझने की कोशिश करते हैं, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टर्म है। दोस्तों जो स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट व्यवस्था है, उसका पूरा नाम है जो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट का पूरा नाम आपको याद रखना है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट का नाम आपको याद रखना है कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म हो सके किसी एक दिवसीय परीक्षा में आपसे पूछ ले। दोस्तों स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट है दोस्तों एक इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क। दोस्तों स्विफ्ट सिस्टम के अंदर 200 से भी ज्यादा देश और 10,000 से भी ज्यादा वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं। दोस्तों स्विफ्ट व्यवस्था का जो उद्देश्य है वह यह है कि यह एक देश के बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से दूसरे देश के बैंकों या लोगों तक पैसे का आदान प्रदान आसानी से करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों स्विफ्ट सिस्टम जो है पैसे का लेन देन स्वयं नहीं करता, लेकिन विशेष प्रकार की निधि का लेन देन कैसे करना है इसके लिए दिशा निर्देशात्मक संदेश प्रदान जो है करता है। तो स्विफ्ट सिस्टम के बारे में ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम के अंदर और क्या चीजें हैं। दोस्तों स्विफ्ट सिस्टम को अगर थोड़ा व्यवहारिक भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि जो स्विफ्ट है वह 8 से 11 अंकों का एक कोड होता है। दोस्तों जैसे आप देश के भीतर किसी व्यक्ति को जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें आईएफएससी कोड उसका पूछ लेते हैं उसमें भरने के लिए, वैसे ही ठीक वैसे ही किसी देश के बाहर किसी को पैसा भेजने या मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई होप आपको स्विफ्ट कोड
कैसे इस्तेमाल होता है, स्विफ्ट क्या है, ये आपको इतनी बात से समझ आ गया होगा। दोस्तों स्विफ्ट के अंदर जो है देश के बाहर होने वाले भुगतान में स्विफ्ट कोड किसी बैंक, ब्रांच, लोकेशन आदि की पहचान के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में बेल्जियम में हुई थी। स्विफ्ट कहां स्थित है, बेल्जियम में, ये आपको याद रखना है। दोस्तों स्विफ्ट के बाद अगला जो महत्वपूर्ण है वह है नॉर्ड स्ट्रीम जो है पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में दो पाइपलाइनें हैं, इसमें प्रत्येक में 2 लाइंस हैं। तो नॉर्ड स्ट्रीम की चर्चा है और नॉर्ड स्ट्रीम को अगर आपको मैप में देखने को मिल जाए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा नॉर्ड स्ट्रीम। तो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को आपको थोड़ा सा आइए थोड़ा मैप के अंदर मैं दिखा देता हूं। दोस्तों ये जो आप मैप देख रहे हैं वह नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को दर्शाता है। ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 1 है और ये जो है रेड वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 2 है। दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के माध्यम से जो है रूस जर्मनी को ही नहीं लगभग पूरे यूरोप को जो है गैस प्रोवाइड कराता है। यानी कि रूस की अगर ऊर्जा न मिले तो पूरा यूरोप लगभग ऊर्जा से जो है परेशान हो जाएगा, ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस है वह रूस द्वारा यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए बनाई गई हैं। और ये जो गैस पाइपलाइनें हैं दोस्तों ये एक सी से होकर गुजरती हैं, उस सी का नाम है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर ये जो हिस्सा पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा बाल्टिक सागर का हिस्सा है। तो बाल्टिक सागर में ही होकर के जो है ये लाइनें बनाई गई हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है वह किस सी से होकर गुजरती है, वह बाल्टिक सी से होकर गुजरती है, यानी कि बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। और ये दोस्तों जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक जाती है और लुब्मिन तक जाती है। तो ये दोनों जो नाम हैं ये आपके जर्मनी के नाम हैं, लुब्मिन और ग्रिफ्सवॉल्ड। और ये जो टफ सा नाम है आप देख लेना, आप ये रशियन नाम है, नार्वा ये जो है, और वाइबोर्ग जो करके है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब आपको जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है वो अच्छे से मैप में कवर हो चुकी है। आइए अब थोड़ा सा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के अंदर 2 पाइपलाइनें हैं, उसको नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। तो आइए फिलहाल हम नॉर्ड स्ट्रीम 1 के बारे में विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम 1 का जो कार्य है 2011 में पूरा हुआ, जो कि लेनिनग्राद रूस के लेनिनग्राद के वाइबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड के पास एक लुब्मिन नाम की जगह है, वहां तक नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहुंचती है। तो आपने ग्रिफ्सवॉल्ड और लुब्मिन वहां पे मैप के अंदर देखा था। दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है वह रूस के लेनिनग्राद में एक जगह आपको मैंने दिखाया था, उस्तलुगा, वो मैंने कहा था कि ना ये रशियन टर्म्स है, थोड़ा सा आप पढ़ लेना, वहां से शुरू होकर लुब्मिन जो कि जर्मनी में है वहां तक पहुंचती है। और यह सितंबर 2021 में पूरी हुई थी। इसके चालू होने के बाद इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता है। तो ये आपको नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइन के बारे में याद रखना है। दोस्तों ये जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस हैं उनमें एक साथ कम से कम 50 वर्षों के लिए कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को यूरोप तक पहुंचा सकती है। और नॉर्ड स्ट्रीम जो है रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं और रूस, डेनमार्क और जर्मनी के जलीय क्षेत्रों को पार करते हुए गुजरती है। दोस्तों जर्मनी में यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर पाइपलाइन और उत्तरी यूरोपीय पाइपलाइन से जुड़ती है, जो कि आगे यूरोपियन ग्रिड से जुड़ जाती है। दोस्तों यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण यूरोपीय संघ द्वारा जो मॉस्को यानी कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद से रूस ने पहले ही इन गैस पाइपलाइनों में जो आपूर्ति थी उसको कम कर दिया था। और नॉर्ड स्ट्रीम 1 के माध्यम से होने वाली गैस की आपूर्ति को जुलाई 2022 में जो इसकी क्षमता थी वो 20% रूस द्वारा कम कर दी गई थी। दोस्तों अगस्त 2022 में रूस ने
आपूर्ति को बंद कर दिया और रखरखाव का हवाला दिया कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 को पूरी तरह से रूस ने बंद कर दिया और कहा कि इसमें रखरखाव में दिक्कत है। दोस्तों गज़प्रोम जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम को चलाने वाली कंपनी है। गज़प्रोम ने क्या तर्क दिया था कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पर एक टरबाइन में तेल रिसाव की वजह से इसे बंद करना पड़ा। तो ये एक्सक्यूज जो है गज़प्रोम द्वारा दिया गया था। दोस्तों इसके पूरा होने के बाद से रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण जर्मनी द्वारा इस परियोजना से हट जाने के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 को चालू नहीं किया जा सका है अभी तक। दोस्तों इस स्ट्रीम को यूरोप में रूस के ऊर्जा निर्यात को दोगुना करके 110 बिलियन क्यूबिक मीटर करना था। ये गैस पाइपलाइन से गैस की कम आपूर्ति के परिणाम स्वरूप दोस्तों यूरोप में ऊर्जा कीमतों में अचानक वृद्धि हुई तथा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बंद होने के साथ ही सर्दियों के आगमन से यूरोप को एक कठिन दौर से का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको जरूर लग सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर लास्ट तक आप इसको देखते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने के लिए आपको आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और इस एक वीडियो के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्म थे, हथियार थे, स्थानों के नाम थे, उनका इस्तेमाल इस वीडियो के अंदर किया जा चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को विस्तार से देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अब दोस्तों द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स की जो सीरीज है वो शुरू कर दी गई है और ये द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स की पहली जो वीडियो थी वो आपको रूस यूक्रेन युद्ध के माध्यम से मिल गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।